हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है टिक टाक होंगे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी 2004 में दिग्गज डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म आई थी, द टर्मिनल। फिल्म में टॉम हैंक्स ने विक्टर नवॉर्स्की की भूमिका निभाई थी। राजनीतिक हालातों और आदमी के ही बनाए सिस्टम में आए एक क्रैक की वजह से विक्टर न्यूयॉर्क के केनेडी एयरपोर्ट पर फंस जाता है। उसके देश क्रकोजिया दिखाया गया, जहां सिविल वॉर चल रहा है और यह देश संप्रभु राष्ट्र नहीं रह जाता। वहीं न्यूयॉर्क में विक्टर को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। जब तक उसके देश को मान्यता नहीं मिलती, वो घर नहीं लौट सकता। एक तरह से विक्टर अब किसी देश का नागरिक नहीं है। फिल्म की भाषा में कहा जाए तो अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य। यह कहानी एक असल घटना पर आधारित थी। विक्टर नवॉर्स्की की कहानी एक ईरानी शरणार्थी मेहरन करीमी नासेरी की जिंदगी से प्रभावित थी। मेहरन करीमी ने कैसे पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर 18 साल गुजार दिए। 26 अगस्त 1988 से लेकर जुलाई 2006 तक आज हम पूरा कहानी जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ऐसे कहानी है, शायद इस कहानी की दूसरी मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलेगी, तो प्लीज कहानी की आखिर तक बने रहिए। हाय, मैं हूँ स्टोरी टेलर। आप देख रहे हो द डार्क। कहानी की आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूले। कहानी है मेहरान करीमी नसेरी। मेहरान करीमी का जन्म 1946 में ईरान में एक जगह है मस्जिद सुलेमान, वहां पर। इनका दूसरा नाम बाद में आगे चलकर बना सर अल्फर्ड मेहरान। यह दोनों नाम एक ही हैं। करीमी का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। पिता इनके डॉक्टर थे और माँ एक नर्स थी। पिता ईरानियन थे, लेकिन माँ स्कॉटलैंड की थी, ईरान काम करने आई थी। जिस हॉस्पिटल में मेहरान करीमी का पिता डॉक्टर थे, दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और दोनों में फिर आगे चलकर शादी कर ली और शादी की बाद मेहरान करीमी का जन्म हुआ। अब तक जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मेहरान करीमी का। स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, फिर 1978 में ग्रेजुएशन करने के लिए इंग्लैंड पहुंचते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड बीएड में दाखिला लेते हैं और 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं। अभी भी जिंदगी सब ठीक चल रही थी, तब अचानक ईरान में सिविल वॉर शुरू हुआ। मोहम्मद रजा शाह ईरान का आखिरी शाह, उनकी खिलाफ एक क्रांति शुरू हो चुकी थी, जिसे इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। एक बड़ी जबरदस्त मुहिम शुरू हो गई थी शाही परिवार के खिलाफ, जिसे 11 फरवरी 1979 को ईरानी क्रांति के जरिए अपदस्थ कर दिया गया था। इस आंदोलन में जो भी लोग शाही परिवार के खिलाफ आवाज उठाए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को ईरान से बेदखल कर दिया गया, यानी ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। उनसे उनका नागरिकता छीन लिया गया और उसी में एक नाम मेहरान करीमी का, उनको भी ईरान से निकल दिया, उनका भी नागरिकता छीन लिया, क्योंकि वे भी इस क्रांति का हिस्सा थे। इत्तेफाक से मेहरान करीमी की मां स्कॉटलैंड की थी और मां के जरिए उन्हें काफी मदद मिली और इसीलिए ब्रिटेन में पढ़ाई करने का मौका भी मिला था। अब यूनाइटेड नेशन के जरिए एक रिफ्यूजी का स्टेटस पाने के लिए अलग अलग देशों में अपील किया। इधर उधर बहुत चक्कर लगाए पर कोई फायदा नहीं मिला। आखिर में बहुत मुश्किल के बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रिफ्यूजीज इन बेल्जियम के हाई कमिश्नर मेहरान करीमी की एप्लीकेशन को देखा और रिफ्यूजी स्टेटस के सर्टिफिकेट दे दिया। अब मेहरान करीमी ये सर्टिफिकेट के जरिए वह यूरोप के किसी भी देश में रह सकते थे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी था उनके लिए। जब ये रिफ्यूजी स्टेटस के सर्टिफिकेट मिला तो उन्होंने सोचा कि वह लंदन जाएंगे और वहीं रहेंगे। प्लान के मुताबिक उन्होंने लंदन के टिकट निकाला और लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए। तारीख था 26 अगस्त 1988। लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वहां उनसे उनका पासपोर्ट, वीजा मांगा गया। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले को उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था, लेकिन उस दिन शायद करीमी के लिए बुरा दिन था, या ये कहूँ उस दिन से करीमी का बुरा दिन की शुरुआत हो गई थी। ऐसा मुश्किल में फंस गए थे जिससे वह कभी बाहर नहीं आ पाए। दुर्भाग्य से उस दिन उनका ब्रीफकेस चोरी हो जाता है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट था। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने अपना कहानी सुनाई, बहुत गिड़गिड़ाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर जो फ्लाइट में आए थे उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया और फ्लाइट था फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच जाते हैं। पेरिस के चार्ल्स डे गुल्ले एयरपोर्ट पर उतरते हैं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं। अब मेहरान करीमी के पास न तो पासपोर्ट है और न ही किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट।
इमिग्रेशन ऑफिशियल जब डॉक्यूमेंट पूछते हैं तो मेहरान करीमी अपनी कहानी सुनाते हैं। अब बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट की फ्रांस में आना गैरकानूनी है, जिसके वजह से इमिग्रेशन ऑफिशियल मेहरान को अरेस्ट कर लेते। कुछ घंटे की बाद पुलिस जांच करने पर पता चलता है कि उनकी एंट्री वैध थी। उनका पास सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स था, जिसका मतलब करीमी सही बोल रहा था। फिर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अब इमिग्रेशन ऑफिशियल मुश्किल में पड़ गए। अब क्या करें? उनको वापस कहीं भेज नहीं सकते, क्योंकि उनका पास कोई वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं। फिर करीमी चार्ल्स दे गुल्ले एयरपोर्ट पर रहने लगे। आप सोच सकते हो कि मेहरान करीमी किस तरह मुश्किल में फंस गए। अब न तो वह एयरपोर्ट से बाहर जा सकते और न ही वहां से किसी फ्लाइट पकड़कर दूसरा देश में जा सकते हैं। अब मेहरान करीमी का दूसरा दुनिया में एंट्री हो चुका है। अब वो पेरिस की एयरपोर्ट पर रहने लगे। जहां पर भी जगह मिलती वहीं पर बैठ जाते, वहीं सोते, वहां का वॉशरूम यूज करते। धीरे धीरे वहां के काम करने वाले स्टाफ को भी पता चला करीमी की बारे में, तो कोई खाने कुछ दे देता, कोई कुछ पहनने को दे देता। रात को एयरपोर्ट की ही टर्मिनल में ही सो जाते हैं। पैसेंजर आते हैं जाते हैं, लेकिन करीमी यही रहते हैं एयरपोर्ट पर। 14 साल बीत जाते हैं। तब अचानक पेरिस के लोकल मीडिया को भी पता चलता है मेहरान करीमी की कहानी, और मीडिया के जरिए फ्रांस ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचती है बात। ह्यूमन राइट कमीशन के एक लॉयर को यह अजीब सा लगता है। इसके बाद वह कोर्ट से इजाजत लेकर एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट जाकर मेहरान करीमी से मिलते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। मामला फ्रांस की अदालत पहुंचता है। इधर कुछ लोग ने कोर्ट में पिटीशन डाला था कि मेहरान करीमी को हटाया जाए एयरपोर्ट से। लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना करीमी एंट्री लीगल था, इसलिए पेरिस एयरपोर्ट से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन पेरिस के अंदर आने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। फिर से मामला वहीं आकर रुक गया जहां पर था। इसके बाद एयरपोर्ट एक तरफ से परमानेंट घर बन गया मेहरान करीमी का। मीडिया में खबर आने के बाद जो लोग एयरपोर्ट से निकलते, उनकी कोशिश होती एक बार करीमी को देखने की। नासेरी ने टर्मिनल 1 पर ही अपना सामान वगैरह जमा लिया था और वहीं पढ़ाई लिखाई करते थे। इकोनॉमिक्स में उनकी दिलचस्पी थी। खाना और अखबार उन्हें एयरपोर्ट के कर्मचारियों से मिल जाता था। उत्सुक पत्रकार उनकी कहानी जानने के लिए आते रहते हैं। उनके समर्थन की चिट्ठियां आती रहीं। 18 सालों तक यह सिलसिला चला। एक दिन कहानी पहुंचती है हॉलीवुड में। फिर स्टीफन स्पीलबर्ग, जाने माने डायरेक्टर, ऑस्कर अवार्ड विनर, उनकी कहानी सुनते हैं। स्टीफन स्पीलबर्ग कहते हैं तुम्हारी कहानी पर एक फिल्म बनाएंगे, तुम अपना राइट दो। तो मेहरान करीमी अपना राइट दे देते हैं। बदले में उस वक्त $2.5 लाख के चेक देते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, चेक तो था पर उनके पास बैंक नहीं था, क्योंकि उनका अपना कोई देश नहीं था, किसी देश का नागरिक नहीं थे, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे वह बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। ऐसे में $2.5 लाख कुछ काम की नहीं। 2004 में फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। जुलाई 2006 में तबीयत बिगड़ी। एयरपोर्ट स्टाफ ने देखा, ह्यूमन राइट्स से बात की। पहली बार वहां से निकालकर एक हॉस्पिटल ले जाया गया पेरिस में। 18 साल तक एयरपोर्ट रहने के बाद पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल से ठीक होने की बाद 3 महीना एयरपोर्ट की एक होटल में रहे। 2008 के बाद यानी 18 साल एयरपोर्ट पर रहने के बाद, 1 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद, 3 महीना होटल में रहने के बाद आखिरकार मेहरान करीमी को घर मिला पेरिस में एक चैरिटी सोसाइटी के जरिए, और वहां रहने लगा। पेरिस की एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली मानवता के नाम पर। पेरिस के उसी सोसाइटी में 77 साल के उम्र में मेहरान करीमी नासेरी को हार्ट अटैक से निधन हुआ। एक अजीब बात है कि इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारे देश हैं, कहीं कहीं देश तो खाली पड़ा है, पर एक इंसान जिसका डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, उसके लिए कोई देश आगे नहीं आया। काश कोई देश मदद करता तो वह अपनी आजादी जिंदगी जीता, पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। 2004 में नासेरी की आत्मकथा छपी, द टर्मिनल मैन। यह किताब उन्होंने ब्रिटिश लेखक एंड्रयू डॉनकिन के साथ मिलकर लिखी थी। ब्रिटेन के संडे टाइम्स ने इसे बेहतरीन और झकझोर देने वाली किताब बताया। बाद में उन पर कई फिक्शनल और नॉन फिक्शनल फिल्में भी बनी। स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमवर्क्स ने 2003 में उनकी कहानी दिखाने के लिए नासेरी से $250,000 में राइट्स खरीदे। इस फिल्म में उनकी कहानी पूरी तरह तो नहीं दिखाई गई, लेकिन बेसिक प्लॉट नासेरी से ही प्रभावित था। तो इतना ही था इस दर्द भरी कहानी में।
पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में अपना मत जरूर बताना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।